नमस्कार, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं डीए न्यूज प्लस का एक बड़ा ही खूबसूरत कार्यक्रम लेकर। चर्चा शकील साजिद आपके सामने हाजिर है। चर्चा है उन मुद्दों की जो आज चर्चा में है, जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। उपराष्ट्रपति चुनाव बहुत चर्चा में था। सीपी राधाकृष्णन हमारे नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जिन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। उनका चयन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच होता है। इस चुनाव में पार्टी व्यूह लागू नहीं होता है, यानी सांसद अपनी इच्छा से मतदान कर सकते हैं। यही कारण है कि क्रॉस वोटिंग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस चुनाव में लगभग 14 विपक्षी सांसदों ने, ऐसा माना जा रहा है, क्रॉस वोटिंग की है, यानी उन्होंने अपने दल के आधिकारिक उम्मीदवारों के बजाय एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। ये विपक्षी एकता पर बड़ा सवाल उठाता है। विशेषकर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष द्वारा दिखाए जा रही एकजुटता के दावों पर सवाल उठता है। कुछ सांसदों की आस्था भाजपा में हो सकती है, कुछ पर राजनीतिक या कानूनी दबाव भी हो सकता है। बड़ा गंभीर पॉइंट है। विपक्षी गठबंधन में असंतोष या अंदरूनी फूट के संकेत इससे मिलते हैं। कुछ सांसदों ने शायद भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया हो। इस घटना के बाद कई विपक्षी दलों ने अपने सांसदों की जांच शुरू कर दी है। यह संभावना है कि संबंधित दल उन सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। इससे विपक्ष के भीतर और अधिक विभाजन की स्थिति बन सकती है। सीपी राधाकृष्णन की जीत और विपक्ष में क्रॉस वोटिंग का होना यह दिखाता है कि एनडीए अब भी संसद में मजबूत स्थिति में है। ये आगामी राष्ट्रपति चुनाव या संसद के किसी अन्य महत्वपूर्ण विधेयक के समय भी निर्णायक साबित हो सकता है। इसके साथ ही विपक्ष के लिए एक चेतावनी है कि केवल दिखावटी एकता से सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ ये भी बड़ी खास चीज हमें याद रखनी चाहिए कि जब धनगढ़ साहब निर्वाचित हुए थे तो भी ऐसी ही सफलता एनडीए ने पाई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नर्सिंग काउंसिल आईएनसी के नियमों के अनुसार नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है और पाठ्यक्रम की शुरुआत 1 अगस्त से होनी चाहिए। यह तिथि सुनिश्चित करती है कि प्रवेश प्रक्रिया समय पूर्व पूरी हो और छात्रों का शैक्षणिक सत्र बाधित ना हो। मध्य प्रदेश में ऐसे ही हालात रहे, जहां प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर पर कई कॉलेजों की मान्यता रोक दी गई थी, जिससे प्रवेश प्रक्रियाओं में बाधा आई थी। छत्तीसगढ़ में संभवतः इसी तरह इंस्पेक्शन या मान्यता संबंधी गड़बड़ियों के कारण प्रवेश स्थगित हुआ है। सीजीएनआरसी का निरीक्षण प्रक्रिया कानूनन अनिवार्य है। कॉलेजों में क्लिनिकल, भौतिक सुविधाओं, पेरेंट, हॉस्पिटल और स्टाफ संबंधित मानकों का पालन होना चाहिए। यदि किसी कॉलेज में ये मापदंड पूरे नहीं होते तो मान्यता और प्रवेश दोनों रोका जा सकता है। यदि 138 कॉलेजों की मान्यता अवधि में नहीं दी जाती तो छात्र छात्रा प्रवेश नहीं ले पाएंगे। इससे शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं हो सकेगा, कॉलेजों के संचालन पर इसका गंभीर असर पड़ेगा और लाखों इच्छुक छात्र प्रदर्शन चार्ट, मेरिट, शुल्क और कैरियर संबंधी निर्णयों में उलझ सकते हैं। पर्याप्त समय सारणी का पालन न होने से असंतुष्टि, मेरिट का हनन और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे खतरे उत्पन्न होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देरी से प्रवेश या मिड स्ट्रीम प्रवेश को मान्यता नहीं है और ऐसा छात्रों के हक का सरासर उल्लंघन हो सकता है। एक और बड़ा गंभीर मामला जो चल रहा है और हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है और पिछले शायद 1-2 साल पहले हमारे एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस तरह की जेन जी जनरेशन के तरफ से ऐसा माहौल पैदा हुआ था। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स,
रेडिट आदि पर प्रतिबंध लगा दिया जो सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर पाए। इन प्लेटफॉर्मों को नियामक दिशा निर्देश के तहत नेपाल में एक प्रतिनिधि कार्यालय, शिकायत निवारण अधिकारी और संचालन नियंत्रण स्थापित करना था। समय सीमा समाप्त होने पर यह प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए गए। इस प्रतिबंध का आधार उनके सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसने सरकार को अनधिकृत सोशल मीडिया ऑपरेटरों को रोकने और सभी प्लेटफॉर्म का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ कुल 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट प्रशासन ने इन सभी याचिकाओं को पंजीकृत करने से मना कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले से मौजूद आदेश के आधार पर ही सरकार की कार्रवाई वैध है, इसलिए इन याचिकाओं को यथास्थिति स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संचार का अधिकार और जानकारी के अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी कटौती जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। आयोग ने वैकल्पिक नियामकीय उपाय अपनाने का सुझाव दिया। यह प्रतिबंध व्यापक विरोध का कारण बना। नागरिक और विशेष रूप से नौजवान तबके ने इसे सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। कई लोग सोशल मीडिया की निर्भरता, संपर्क, व्यापार और सूचना के लिए कैसे प्रभावित हो रही है, इस पर चिंता व्यक्त की। सरकार ने घोषणा की कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने पर प्लेटफॉर्म को फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा, यानी ब्लॉक अस्थायी थी। इस घटना ने सरकार और न्यायपालिका के बीच नीतिगत संतुलन, स्वशासन और मीडिया स्वतंत्रता जैसे सवालों को हवा दी। इसी में आगे जो हम बताना चाहते हैं, बड़ी गंभीर चीज, नेपाल की सेना लोकतांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करती है। राजनीतिक दलों का प्रभाव अब सेना पर अधिक रहा है, जिससे सीधे तौर पर सेना सत्ता में कब्जे की इच्छा नहीं दिखाती। हाल के दशकों में सेना ने राजनीतिक दलों के अधीनता स्वीकार की है। उसने महलशाही को कभी नजर आ रही पकड़ को लोकतंत्र की ओर मोड़ दिया है। एशिया फाउंडेशन के सर्वेक्षण 2017 में पाया गया कि केवल 796 नेपाली नागरिक पूरी तरह विश्वास राजनीतिक दलों पर करते हैं। माफ कीजिएगा, 7%, जबकि 20% लोगों ने सेना पर भरोसा जताया। ये न्यायपालिका, पुलिस व अन्य संस्थाओं से कहीं अधिक है। ये दर्शाता है कि जनता के बीच सेना की वैधता बनी हुई है। सेना अब केवल पारंपरिक रक्षा कार्यों तक सीमित नहीं है। इसके पास पेट्रोल पंप, मेडिकल कॉलेज, निर्माण कार्य आदि में निवेश जैसी व्यावसायिक गतिविधियां हैं। सेना को और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए 2006 के आर्मी एक्ट में नेपाल में संशोधन की मांग हुई है, जिससे उसकी और बढ़त हो सकती है। पिछले युग 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने सेना की मदद से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र के दौर में सेना ने खुले तौर पर सत्ता पर कब्जा करने से खुद को बचाए रखा है। सेना प्रायः राजनीतिक भूमिकाओं से दूरी बनाए रखती है। बांग्लादेश में भी समय समय पर सेना द्वारा सरकार के नियंत्रण में हस्तक्षेप देखने को मिला है। हालांकि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया वापस आई है, ऐसा माना जा रहा है। नेपाल में इस कदर पोजीशन खराब हो गई है कि केपी ओली जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए सेना प्रमुख ने कहा है। वहां पर जो रैपर थे बालेन शाह, जो हमें खबर आ रही है, उन्हें जनरेशन जी नए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। यह हालत है कि तमाम पिछली सरकार के बड़े बड़े मंत्री, वहां के वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। वहां की एक पूर्व प्रधानमंत्री के धर्म पत्नी को उनके घर में आग लगा दी गई है, जिससे जिंदा झुलस कर उनके दर्दनाक मौत हो गई है। इसी तरह बहुत सारे बड़े अधिकारियों को, बहुत सारे नेताओं को, युवा वर्ग और जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी बात यह आई है कि जिस पुलिस अधिकारी ने, बड़ी गंभीर बात है, जिस पुलिस अधिकारी ने लोगों पे, खासतौर पे छात्रों पे संसद भवन में प्रवेश करने के समय या इस आंदोलन में उनकी गोली मारकर मौत की बात कही थी, गोली मारकर उन्हें उनका मर्डर किया था एक तरह से, ऐसा पता चला है विश्वस्त सूत्रों से कि उस पुलिस अधिकारी की भी मार कर उसकी भी हत्या कर दी गई है।
गंभीर विषय है। एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर भारत भी इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र लगाए हुआ है और ख़ास तौर पे हमारी जो सीमाएं इससे जुड़ी हुई हैं नेपाल से, उस पे अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। एक और गंभीर खबर, सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत किया है और अब सॉफ्ट अप्रोच के बजाय निर्णायक प्रहार की रणनीति अपनाई जा रही है। इससे कई नक्सली इलाकों में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिल रही है। हाल के महीनों में कई बड़े ऑपरेशनों में शीर्ष नक्सली नेताओं को गिरफ्तार या ढेर किया जा चुका है। अब सरकार का फोकस सिर्फ सुरक्षा पर नहीं, बल्कि नक्सल प्रभावित गांव में तेजी से विकास कार्य करवाने पर है। सड़कें, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आम जनता नक्सलियों के बहकाव में न आए और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इन क्षेत्रों में आदिवासी और ग्रामीण आबादी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और एकलव्य मॉडल स्कूल जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इससे लोगों में भरोसा पैदा हो रहा है कि सरकार उनके कल्याण के लिए गंभीर है। नक्सलवाद की जड़ बेरोजगारी और अशिक्षा है, यह हम सब मानते हैं। सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार और स्किल ट्रेनिंग के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की बहुमुखी योजना बनाई है। ITI, कौशल केंद्र और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देकर प्रदेश सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कर रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों को नक्सल विचारधारा की वास्तविकता और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही विष्णुदेव साय सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण की आकर्षक नीतियां लागू की है। साय सरकार ने जिला प्रशासन और पंचायत स्तर तक निगरानी और कार्यान्वयन को मजबूत किया है। प्रत्येक विकास कार्य की समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है और निगरानी के लिए तकनीकी टूल्स जैसे GPS, ड्रोन और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। अब एक और खबर, एक गड़बड़ी की, एक घोटाली जैसी एक खबर कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान, जी हां, कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाए कि चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई, ट्रांसपेरेंसी। योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से चयन किया गया, जिससे विश्वविद्यालय की छवि और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। राजभवन को जैसे ही शिकायतें प्राप्त हुई, उसने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्क्षण प्रभाव से साक्षात्कार प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ये कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि जांच पूरी होने तक कोई भी पक्षपातपूर्ण नियुक्ति न हो। शिकायतकर्ताओं का मानना है कि विश्वविद्यालय ने भर्ती के मानदंडों का उल्लंघन किया, निर्धारित योग्यता, अनुभव और आरक्षण नीति जैसे नियमों की अनदेखी की गई, जिससे कुछ खास उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिला। शिकायतों की जांच के लिए राजभवन द्वारा एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की गई है। यह समिति सभी दस्तावेजों, चयन प्रक्रिया, अंकों के निर्धारण और इंटरव्यू की प्रक्रिया की सघन जांच करेगी और साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया है। पहले भी उन्होंने आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन वहां हद से ज्यादा अनियमितता पाई जा रही है। वहां किसी तरह का कोई नियंत्रण है ऐसा लगता नहीं है। हमारे सूत्र ये बताते हैं और दावा किया है कृषि विश्वविद्यालय ने कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई है। उनका कहना है यदि कहीं त्रुटि हुई है तो वे जांच में पूरा सहयोग देंगे। इस विवाद और रोक के कारण भविष्य की नियुक्ति में विलंब हो सकता है। इसके अलावा नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाओं की शुरुआत पर भी असर पड़ने की आशंका है, जिससे छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम गंभीर मुद्दे आज हमारी चर्चा में हमने शामिल किए थे और हमारा ये मानना है कि आप सभी की प्रतिक्रिया इस बेहद अहम कार्यक्रम के लिए बेहद जरूरी है। मैं शकील साजिद चर्चा है कार्यक्रम में आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार में रहूंगा। नमस्कार।